आजकल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन्स फिर से हेडलाइंस का हिस्सा बन रही हैं। बॉर्डर पर फायरिंग इंसिडेंट्स, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स मीडिया में डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है, अगर हाइपोथेटिकली दोनों मुल्कों का मिलिट्री कंपैरिजन किया जाए तो 2026 में पावर बैलेंस कैसा है? क्या पाकिस्तान कन्वेंशनल स्ट्रेंथ में आगे है या अफगानिस्तान की ग्राउंड कैपेबिलिटी ज़्यादा स्ट्रांग है? आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन 2026 को सिर्फ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स, ओपन सोर्स डिफेंस डेटा और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बेस पर समझेंगे, बिना इमोशनल नैरेटिव के। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस मिलती रहें। बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान एक स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री स्टेट है जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ऑर्गेनाइज्ड ब्रांचेस हैं। ओपन सोर्स डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, जबकि रिजर्व्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान आर्मी के पास मॉडर्न टैंक्स जैसे अल खालिद, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी सिस्टम्स और मिसाइल सिस्टम्स हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास JF-17 थंडर, F-16 और मिराज एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल रोल में हैं। पाकिस्तान नेवी अरेबियन सी में सबमरीन्स, फ्रिगेट्स और पेट्रोल वेसल्स के साथ ऑपरेट करती है। इसके बरक्स अफगानिस्तान 2021 के बाद तालिबान कंट्रोल में आया और फॉर्मर अफगान नेशनल आर्मी डिसॉल्व हो गई। 2026 तक अफगानिस्तान के पास कन्वेंशनल मॉडर्न एयरफोर्स इफेक्टिवली ऑपरेशनल फॉर्म में नहीं है और नेवी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर ज़्यादातर ग्राउंड फाइटर्स, लाइट वेपन्स और लिमिटेड कैप्चर्ड मिलिट्री इक्विपमेंट पर डिपेंड करती है। ये सब इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स और डिफेंस एनालिसिस प्लेटफॉर्म्स पर डॉक्यूमेंटेड हैं। अब अगर कोर कंपैरिजन करें तो पहला फैक्टर मैन पावर है। पाकिस्तान स्ट्रक्चर्ड कमांड चेन के साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम रखता है, जहां मिलिट्री एकेडमीज और रेगुलर ड्रिल्स होती हैं। अफगानिस्तान के फाइटर्स को गिरिला वॉरफेयर का लॉन्ग एक्सपीरियंस है, खास तौर पर माउंटेनस टेरेन में, लेकिन उनका सेंट्रलाइज्ड मॉडर्न मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर पाकिस्तान जैसा नहीं है। दूसरा फैक्टर एयर पावर है। एयर सुपीरियॉरिटी मॉडर्न वॉरफेयर में डिसाइसिव होती है। पाकिस्तान के पास ऑपरेशनल फाइटर जेट्स, रेडार सिस्टम्स और एयर डिफेंस नेटवर्क है। अफगानिस्तान के पास करंटली फंक्शनल मॉडर्न एयरफोर्स नहीं है जो लार्ज स्केल कन्वेंशनल बैटल में compete कर सके। तीसरा फैक्टर नेवल पावर है। पाकिस्तान नेवी अरेबियन सी में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस रखती है, जबकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड होने की वजह से सी एक्सिस नहीं रखता। चौथा फैक्टर मिसाइल और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है। पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है और बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी रखता है जो रीजनल डेटरेंस क्रिएट करती है। अफगानिस्तान के पास न्यूक्लियर या लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम नहीं है। डिफेंस बजट भी कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान का एनुअल डिफेंस बजट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, जबकि अफगानिस्तान का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और मिलिट्री फंडिंग लिमिटेड है। लेकिन एक और एंगल समझना ज़रूरी है। वॉरफेयर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम नहीं होता। अफगानिस्तान का टेरेन माउंटेनस और कॉम्प्लेक्स है जो कन्वेंशनल आर्मी के लिए चैलेंज क्रिएट करता है। हिस्ट्री ने दिखाया है कि अफगानिस्तान में फॉरेन फोर्सेस को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हासिल करना मुश्किल रहा है। इसलिए अगर स्ट्रिक्टली कन्वेंशनल शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए तो पाकिस्तान क्लियर मिलिट्री सुपीरियॉरिटी रखता है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट सिनारियो अलग डायनामिक्स क्रिएट कर सकता है। कंक्लूजन ये है कि 2026 के कॉन्टेक्स्ट में कन्वेंशनल मिलिट्री कंपैरिजन में पाकिस्तान मैन पावर, एयर पावर, नेवल स्ट्रेंथ, मिसाइल कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के हवाले से अफगानिस्तान से काफ़ी आगे है। ये डॉक्यूमेंटेड डिफेंस स्ट्रक्चर और अवेलेबल डेटा पर बेस्ड असेसमेंट है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जंग किसी भी कंट्री के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं होता। वॉर का सबसे बड़ा नुकसान इकोनॉमी को होता है। ट्रेड रुक जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्लो हो जाते हैं। सील बॉर्डर एरियाज़ के लोग डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है और सिविलियन कैजुअल्टीज़ का रिस्क होता है। दोनों कंट्रीज़ पहले ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस कर रही हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो रीजनल इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट दोनों मुल्कों के लिए ज़्यादा बेहतर रास्ता है। क्रिटिकल थिंकिंग ये कहती है कि पावर कंपैरिजन समझना ज़रूरी है, लेकिन पीस मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखें।